नमस्कार दोस्तों, विधि ई लर्निंग ऐप की लाइव क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आ जाइए, जुड़ जाइए। क्लास एक दिन लेट हो रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज की जो क्लास है वे हमारी NCERT वाला जो चैप्टर चल रहा था उसी का अगला पार्ट है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वे जा रहे हैं SCERT की। SCERT यानी केंद्र में जो संस्था है शिक्षा से जुड़ी हुई NCERT, उसी का राज्य स्तर पर जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं SCERT। तो विभिन्न राज्यों में जो NCERT के कार्यों को पूरी तरीके से संभाल रही हैं या NCERT के जो कार्य हैं उन कार्यों को राज्य स्तर पर लागू करने की जिनकी जिम्मेदारी है वे संस्था है आपकी SCERT। तो आज हम SCERT के बारे में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो SCERT है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स लेंगे, उसकी कौन कौन सी सहायक इकाइयां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और ये सुपर टेट का सिलेबस है पूरा, तो उससे जुड़े रहिए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। यहाँ से मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि अभी कल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे थे कि सर एक नई बात चल रही है यूट्यूब पर और लोगों के बीच में कि PPP मॉडल के आधार पर स्कूल बनाए जाएंगे और PPP मॉडल पर स्कूल बनाने के बाद जो भी B.Ed BTC वाले व्यक्ति हैं उनकी डिग्री बेकार चली जाएगी, सब घर बैठेंगे। तो ये अफवाह एक तरीके से उड़ाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। PPP जो मॉडल है उस मॉडल में क्या होगा कि जो सरकारें होंगी, केंद्र सरकार जो होगी वे विद्यालयों की स्थापना करेगी जिसमें स्मार्ट क्लासेज होंगी, मॉडल विद्यालय होंगे और उसमें B.Ed BTC ही शिक्षक लिए जाएंगे, लेकिन वो पूर्णतः सरकारी नहीं होंगे। उसमें 25% जो हिस्सेदारी होगी वो सरकार की होगी और 75% जो हिस्सेदारी होगी वो होगी आपकी प्राइवेट संस्था की। सरकार क्या करेगी? विद्यालयों का निर्माण करेगी और विद्यालयों का निर्माण करने के पश्चात जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको उस संस्था को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको सौंप देगी कि आप विद्यालय को संचालित कीजिए। ऐसे समझिए जैसे कि कैंटीन जो होती है, कैंटीन के जो ठेके उठते हैं उस तरीके से 1 साल के लिए वो ठेके पर उठेगा। अगर जो भी संस्था उसको ले रही है उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उस विद्यालय को आगे भी फिर कंटिन्यू उसी के आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा तो फिर उसको हटा के अन्य संस्था को दिया जाएगा। तो ये आगे 5 वर्ष का प्लान है और इस 5 वर्ष के प्लान में एक तरीके से पहले हम उसको करके देखेगी सरकार। अगर ये मॉडल सफल होता है तो फिर जो भी पहले से विद्यालय चल रहे हैं उनको भी इसी में बदल दिया जाएगा। तो आगे आने वाले 5 वर्षों में जो सरकारी नौकरी है न तो वो खत्म होनी है, जो भी परिषदीय विद्यालय चल रहे हैं जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चल रही है ऐसे ही चलेंगी। जो विद्यालय वर्तमान में कार्यरत हैं, संचालित हैं जो विद्यालय, और जिस तरीके से उसमें शिक्षक कार्यरत हैं वो ज्यों की त्यों कार्यरत रहेंगे, आगे भी कार्यरत रहेंगे। अगर ये PPP मॉडल लागू होता है तो इससे जो प्राइवेट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर नहीं, आप मानिए कि जैसे आप B.Ed और BTC हैं, अगर आप अपने क्षेत्र में बेहतर हैं, आप नकलची नहीं हैं, आप पढ़ने और पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, तो जिस तरीके से प्राइवेट में परफॉर्मेंस पर पैसा होता है उतना ही इसमें पैसा मिलेगा। अभी आपकी निश्चित सैलरी है कि चाहे आप पढ़ाते हैं, चाहे आप पढ़ने में अच्छे हैं, चाहे आप विद्यालय में नहीं पढ़ाते और स्वयं पढ़ने में भी अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी सेम सैलरी मिलती है और जो ब्रिलियंट है, जो मेहनत करता है स्टूडेंट के साथ, उसके लिए भी सेम सैलरी है। लेकिन जब ये PPP मॉडल जो लागू होगा तो उसमें क्या होगा कि जो बेहतर हैं और जो अपने क्षेत्र में ब्रिलियंट हैं उनको बेहतर सैलरी मिलेगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धा मिलेगी। अभी क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर, वो अपने बच्चों को अपने विद्यालय में नहीं पढ़ाते। तो आगे एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि एक ऐसी शिक्षा की संरचना का निर्माण हो कि कोई भी शिक्षक ये नहीं सोचे कि मेरे वाले विद्यालय में पढ़ाई अच्छे लेवल की नहीं है। इस लेवल की शिक्षा व्यवस्था की जाएगी और अगर शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी तो बड़ी सिंपल सी बात है, सैलरी भी सुधरेंगी। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के खाते रहे, नहीं होगा।
लेकिन ऐसा भी जो होगा अगले 5 वर्षों के बाद होगा, अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है। अभी जो जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है चलती रहेगी। कुछ कुछ जगह पर जैसे कि प्रत्येक जिले में कोई एक विद्यालय इस प्रकार से चलाने का प्रयास किया जाएगा। अगर ये व्यवस्था सफल होती है तो उसको आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें टेंशन लेने का कोई मैटर है नहीं, आप चिंता मुक्त रहिए। बिल्कुल अपनी बीएड की, सुपर टेट की, सीटेट की जो भी तुम्हारी उसमें चल रही है पढ़ाई उसको करती रहिए। जिन्होंने सीटेट कर लिया है, यूपी टेट कर लिया है, वे आगे जो भी सुपर टेट आने की संभावना है, या तो आपका सुपर टेट शीघ्र ही 17,000 वैकेंसी पर होगा। अगर 17,000 पर नहीं होता है तो अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है 37,000 वैकेंसी पर। और अगर अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आता है तो जुलाई के लास्ट तक आपका पेपर हो जाएगा। इसीलिए समय बहुत कम है, अपनी तैयारी कीजिए। और जो बेहतर है उनको अपने आप बेहतर सैलरी अपने आप हर जगह मिलेगी। आप बेहतर हो तो बेहतर ही रहोगे, चाहे पीपीपी मॉडल लागू हो जाए चाहे सरकारी हो। ठीक है, अब बात करते हैं जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले थे। तो देखो हमारा टॉपिक है आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT, SCERT जो कि लखनऊ में स्थित है। तो देखो SCERT मैंने आपको बताया पहले भी, फिर बताता हूं कि जो हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है यानी NCERT है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उसके कार्य हैं कि स्कूली शिक्षा की पूरी तरह से देखरेख करना, रखरखाव करना, उसके लिए नीति नियम और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या निर्धारित करना। तो वो जिन नीति नियमों को बना रही है, जिन व्यवस्थाओं को वो क्रियान्वयन कर रही है, कार्यान्वित कर रही है, उन व्यवस्थाओं को राज्य स्तर पर लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो बनती है आपकी SCERT की। तो देखो SCERT जो है सबसे पहले 1967 में बनी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले SCERT का निर्माण किया गया और इसका जो कार्य था SCERT का उसी तर्ज पर किया गया कि NCERT के कार्यों को हम ठीक तरीके से सुचारू रूप से चला सकें। अब आगे क्या होता है कि सन 1973 में जो आपका शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय था उसने क्या किया कि जितने भी राज्य शिक्षा निदेशालय थे, राज्य शिक्षा निदेशालय, राज्य शिक्षा निदेशालय जितने भर थे उनको SCERT में परिवर्तित करने की मांग की गई। किसमें? 1973 में। सबसे पहले SCERT कहाँ का बना? 1967 में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दूसरी बात 1973 में जो शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय था उसने संस्तुति की कि जो भी राज्य में शिक्षा निदेशालय हैं उनको NCERT की ब्रांच SCERT के रूप में बदल दिया जाए। तो इसके आधार पर जब यह संस्तुति की गई तो धीरे धीरे SCERT बनना शुरू हो गए और SCERT बनना शुरू हुए तो उत्तर प्रदेश में NCERT की जो स्थापना हुई वो हुई 1981 में। और उसके बाद जब 1986 की शिक्षा नीति आई तो 1986 की शिक्षा नीति में इनको और ज़्यादा फ्रीली काम करने का मौका दिया गया। तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले SCERT क्या है? NCERT के कार्यों को राज्य स्तर पर लागू करती है। सबसे पहली SCERT की स्थापना कहाँ पर हुई? 1967 में आंध्र प्रदेश में। और SCERT बनना किस आधार पर शुरू हुए? तो जब केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उसकी शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय उसने बोला कि आप 1900 उसमें जितने बार राज्य शिक्षा निदेशालय हैं सब में आप लागू कर दीजिए SCERT के रूप में। तो ये व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 1981 से पूरी तरीके से ये कार्य करने लग गया। तो ये आपकी कुछ बेसिक बातें थी। इसके बारे में अगर हम बातें करें आगे तो आपका आता है कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा
जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है वही कार्य राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1981 में SCERT के रूप में एक राज्य स्तरीय शीर्ष सरकारी परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। दो बात यहां से आपको समझ में आती हैं। किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो दूसरी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो NCERT है, NCERT एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था यानी जो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, जो अपने केस स्वयं लड़ सकती है और जिसके लिए फंड जो है वे किया जाता है सरकार की ओर से जारी। वे फंड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, सरकार से उनको सीधे फंड मिलता है। अब दूसरी बात आती है कि इसकी जो व्यवस्था है वो किस तरीके से बनती है, तो बात करेंगे हम इसके कार्यों के बारे में। तो पहली बात तो यही है कि प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। सेवा पूर्व यानी आपका DLED की जो व्यवस्था है, DLED जो कराती है और एंटिटी जो कराती है वो जिम्मेदारी किसकी है, SCERT की है। जो आपका BEd कोर्स होता है वो कराता है NCTE, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जो अध्यापक शिक्षा परिषद है, शिक्षक शिक्षा परिषद, वो कराता है आपका BEd, और DLED या बेसिक जो कोर्स हैं उनको कराती है SCERT। तो प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए या प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। आगे है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्यों का विकास करना। यानी जो भी पाठ्यचर्या निर्धारित की है NCERT या शिक्षा मंत्रालय ने, उसका विस्तार करना और शिक्षक संदर्शिका या पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन और निर्माण करना, शोध करना, सर्वेक्षण करना एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। शोध और सर्वेक्षण का मतलब है कि जैसे कि NCERT ने क्या किया कि पूरे देश के लिए नीतियों का निर्माण कर दिया, व्यवस्थाओं का निर्माण कर दिया। अब SCERT क्या करेगी कि जो भी वहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके अनुसार शोध करेगी, सर्वेक्षण करेगी और नवाचार कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। जैसे आप ऐसे समझिए कि अभी मैं NEP आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या है कि जो जिले महत्वाकांक्षी हैं, जिन जिलों में आर्थिक और सामाजिक स्तर निम्नतम है, वहां पर जो शिक्षक छात्र अनुपात होगा वो 25:1 होगा। ये नई NEP में बात है। तो अब ये जो 25:1 की बात की गई है, ये किस आधार पर की गई है, शोध और सर्वेक्षण के आधार पर। तो ये जो बताई बात के 25:1 में जी हमारे यहाँ लागू कर दो, या कुछ जिले हमारे महत्वाकांक्षी हैं, हमको ऐसे टीचर दीजिए जो कि नया खून हो और बेहतर हो। तो ये शोध और सर्वेक्षण किसने किया, SCERT ने उत्तर प्रदेश की कंडीशन में। बिहार है, बेहतर है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में महाबेकार है। तो क्या है कि हम कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र खराब है, क्योंकि SCERT समय समय पर बिहार की शोध एवं सर्वेक्षण करती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली उत्तर प्रदेश से और बिहार से बेहतर है। कैसे पता चला, SCERT ने क्या किए, शोध एवं सर्वेक्षण किए और उन्हीं आधार पर नवाचार कार्यक्रमों का संचालन किया गया। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था PPP मॉडल जो है, तो उस PPP मॉडल में क्या होगा कि नवाचार कार्यक्रमों का संचालन होगा, यानी किस तरीके से बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। स्मार्ट क्लासेस, खेलकूद के प्रोग्राम, बेहतर टीचर, इंग्लिश मीडियम, ये सब क्या होंगे, सरकारी विद्यालय होंगे। यही है PPP मॉडल। अब अगर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन, यानी UPTET का आयोजन जो कराता है वो कौन कराता है, हमारी उत्तर प्रदेश की शिक्षा SCERT। अगर हम बात करें, इसको मिटा दें यहां से, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन, तो कोई भी SCERT अपने अपने प्रदेश की इन चीजों को कराती है।
जैसे कि राजस्थान में रीट होता है, उनका अपना नियम है, बिहार में अलग होता है, पंजाब में अलग होता है। तो ये क्या है, राज्य स्तरीय कार्य है, टेट परीक्षा का आयोजन करना। निजी संस्थानों को बीटीसी और एनटीटी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्रदान करना। आप में से जो लोग डीएलएड या बीटीसी किए हुए हैं वे अपनी मार्कशीट जब देखेंगे तो उसमें उनको पता चलेगा कि वो SCERT से संबंधित पाठ्यक्रम का जिस विद्यालय महाविद्यालय में वो प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं उसको एफिलिएशन जो मिला था वो SCERT से मिला था। अगली बात, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार जो है उसके भाग 7 में धारा 29 के प्रयोजनार्थ शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन का निर्धारण करना। ठीक है, यानी जो भी शिक्षा मंत्रालय ने आपको पाठ्यचर्या सौंपी है उस पाठ्यचर्या को लागू कीजिए, निर्धारित कीजिए और उसका मूल्यांकन कीजिए कि सही तरीके से हमारी पाठ्यचर्या का संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ इकाइयां आती हैं जिसमें से मैं 2 इकाइयां आपको बाद में कराऊंगा। एक तो है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश और दूसरी है डाइट। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता IASE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रयागराज। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशासनिक एवं शैक्षिक संवर्ग के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी जो भी जिले पर डाइट होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। डाइट के प्रशासनिक एवं शैक्षिक संवर्ग के संकाय सदस्यों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण तथा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों हेतु विषय आधारित तथा शिक्षण कौशल दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रयागराज यानी IASE। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रयागराज की। ठीक है, तो ये जो भी हमारे कार्यरत शिक्षक हैं उनकी क्षमता का संवर्धन करना, ठीक है, उनको प्रशिक्षण देना, उनको नए नए कौशल सिखाना। आप ऐसे समझिए कि कंप्यूटर कोई भी टीचर हैं और वे टीचर सन 80 में लगे जॉब पर और उसके बाद कंप्यूटर की जो व्यवस्था है वो 90 के आसपास या सन 2000 के आसपास आ गई। तो अब क्या होगा कि वो जो टीचर हैं पुराने उनको बताया जाएगा कि भाई इस तरीके से आप कंप्यूटर पढ़ाइए। तो ये पढ़ाने की, ये सिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये है IASE की यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज प्रयागराज की। क्लियर ना? अच्छा, ये ठीक है ना, IASP हो जाएगा। ई से पहले इलाहाबाद था इसीलिए अब हो गया ये P IA। हाँ, ठीक है ना। तो ये विभिन्न जो आपके सेमिनार होते हैं, विभिन्न आपके जो वर्कशॉप होते हैं, इन सब का जो आयोजन होता है वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपके प्रयागराज के इस इंस्टीट्यूट की। क्लियर? अब अगली बात करते हैं CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जो अपने प्रदेश में 3 जगहों पर स्थित है। एक तो है आपका लखनऊ, दूसरा प्रयागराज और तीसरा वाराणसी। ठीक है, और इसका जो कार्य है वे है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी जो डाइट के संकाय हैं उन सदस्यों तथा उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को विषय आधारित तथा दक्षता आधारित विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना। जैसे आप गणित के शिक्षक के रूप में सेलेक्ट हुए हैं तो आपकी गणित के शिक्षक के रूप में किस प्रकार से क्षमताएं बढ़ाई जा सकती हैं, किस प्रकार से कौशल बढ़ाए जा सकते हैं और आप किस प्रकार से और बेहतर पढ़ा सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि आज से 10 साल पहले जो 10th और 12th में मैथ पढ़ाते थे उनके पास हजारों स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहती थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, लेकिन अभी नहीं लगा रहती। क्यों? क्योंकि उनके जो मेथड थे वो एक प्रश्न को 3 पेज में सॉल्व करते थे। लेकिन वर्तमान में जो टीचर्स हैं वे शॉर्ट ट्रिक से एक क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं। तो ये
प्रिक का जो मतलब था ये कैसा था, ये थी दक्षता, यानी हम अपने काम में कितने ज्यादा पारंगत हैं। तो दक्षता आधारित यानी आप शिक्षण को कितना बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, वे था दक्षता आधारित के बारे में बात। तो सीटीई की जो जिम्मेदारी है वे जिम्मेदारी है शिक्षकों को दक्षता और कौशल प्रदान करना। क्लियर। अगली बात करते हैं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज। इसका कार्य है ये विज्ञान और गणित की पुस्तकों को तैयार करता है, ठीक है। और विज्ञान और गणित के क्षेत्र में जो भी प्रशिक्षण, शोध, अध्ययन, सर्वेक्षण, कार्यशालाएं हैं, इनका ये क्या करता रहता है, आयोजन करता रहता है। तो आपको यहां से एक चीज याद रखनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है कि SCERT की विज्ञान और गणित की पुस्तकों को प्रकाशित करने, बनाने या छापे, उसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है आपके राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज की। क्लियर। अगली बात करते हैं राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज। तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्य पुस्तक लेखन, प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, शोध एवं अध्ययन, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज की। ठीक है। अगली बात करें राज्य हिंदी संस्थान। तो जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया था विज्ञान और गणित की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, राज्य विज्ञान संस्थान को, उसी तरीके से राज्य हिंदी संस्थान की जिम्मेदारी है कि SCERT के सिलेबस के अनुसार हिंदी एवं संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तकों का विकास करने की। आपके पास दो प्रश्न आएंगे कि SCERT के सिलेबस के आधार पर विज्ञान और गणित की पुस्तकें कौन तैयार करता है, आप कहोगे राज्य विज्ञान संस्थान। और अगर पूछता है कि हिंदी और संस्कृत की पुस्तकें कौन तैयार करता है, तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी। क्लियर। अगली बात करते हैं, आगे आता है आपका राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान। इनकी जिम्मेदारी है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षिक वीडियो तथा CD का निर्माण करना। आपने देखा होगा कि जैसे एक मीना कार्टून है, तो मीना जो कार्टून की वीडियो बनाई जाती हैं, या बच्चों के लिए जो विद्यालय पूर्व जो प्रशिक्षण है, या बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो भी कहानियां होती हैं, या किसी भी तरीके से जो वीडियो और CD का जो निर्माण करना है, वे जिम्मेदारी किसकी बनती है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ की। क्लियर। ठीक है। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी शैक्षिक वीडियो और CD का निर्माण होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, राज्य शैक्षिक और तकनीकी संस्थान की। अब आगे आता है आपका आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज। आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा। तो कक्षा 3 से 8 तक की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक और पाठ्य सामग्री को विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की। तो 3-4 बातें आपको समझ में आई। हिंदी और संस्कृत की पुस्तक राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी। राज्य विज्ञान संस्थान की जिम्मेदारी गणित की और विज्ञान की, और अंग्रेजी की पुस्तकों की जिम्मेदारी किसकी, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की। क्लियर। और इसकी एक जिम्मेदारी और है कि जो भी इंग्लिश से संबंधित TLM है, उस TLM का निर्माण भी यही करके देंगे। TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपने देखा होगा कि ABCD के जो चार्ट आते हैं, हाँ जी, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा ABCD से जुड़े हुए जो चार्ट आते हैं, उनको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान की है, जिसे हम कहते हैं TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्लियर। आगे आता है आपका राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज एवं आगरा। ये 2 जगह स्थित है।
इसका काम है नर्सरी ट्रेनिंग के साथ साथ अन्य सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। यानी 3 से 6 वर्ष के बालकों को किस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, 3 से 6 वर्ष के बालकों को किस प्रकार से आप बेसिक नॉलेज सिखाएंगे, ठीक है, उनको ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रशिक्षण देंगे। ये प्रशिक्षण जो देता है वो जिम्मेदारी है आपके राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज और आगरा की। तो ये आपके कुछ SCERT से जुड़े हुए संस्थान थे, प्रमुख संस्थान थे जिनसे के प्रश्न पूछा जा सकता है। सुपरटेट का कोई धर्म नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। तो एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए। अभी आपका जो रह गया है वो रह गया है डाइट, और दूसरा रह गया है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। ये जो सारी चीजें हैं ये एक वीडियो में अलग से लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। आपकी ये 20वीं क्लास है सुपरटेट में ऐप में, और जैसे अभी ये शिक्षक प्रबंधन और प्रशासन समाप्त होगा उसके बाद हम फिर जाएंगे शिक्षण कौशलों पर, और लगभग सिलेबस सभी निपट लेगा। हम एक सीटेट का बैच शुरू करने जा रहे हैं। हम सीटेट का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, और उसके साथ सीटेट प्लस DSSB को ऐड करके चलेंगे, क्योंकि DSSB में अभी बीएड भी मान्य हो गया है। और DSSB में बीएड जो पेपर आता है PRT का, उसमें 100 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आते हैं। और पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें शायद 87 प्रश्न मेरे नोट्स में से फंसे थे 100 में से। तो आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, KVS PRT, DSSB, रीट और सुपरटेट। ये 4-5 मौके हैं। जिनका टेट और सीटेट पास हो गया है वे KVS PRT, DSSB और सुपरटेट की तैयारी करें। जिनका दोनों में से कुछ भी पास नहीं हुआ है वो रीट की तैयारी करें। और आर्मी पब्लिक स्कूल का जिन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने फॉर्म डाल दिए होंगे, शायद कल उसकी लास्ट डेट थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, नमस्कार।